नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कात्य शर्मा पर। देखिए, ये इंडियन एग्रीकल्चर जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, ये यूपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। और यूपीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है एंड मेंस कह लीजिए, दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और अगर आप चाहें तो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अगर आपका ऑप्शनल है तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। दूसरा, फॉरेस्ट्री का भी कुछ टॉपिक यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। और स्टेट पीसीएस, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एग्रीकल्चर कहीं पर भी आता हो, तो हम यहाँ बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो बेसिक हर एक जगह, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो, फॉरेस्ट्री हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस का कोई सा भी एग्जाम हो जहां एग्रीकल्चर कॉमन होता हो, बेसिक वहां हर जगह काम आने वाला है। और एक और मैं यहाँ प्रॉमिस करना चाहूँगा, मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा कि 500 पेज दे दिया कि चलो एग्रीकल्चर ही तो है, इसमें 500 पेज का एक पीडीएफ बनाया और अच्छे से पढ़ा के दे दिया कि 500 पेज आप इसको रटो। भाई साहब देखो, आप इस चीज़ को समझो, 40 to 50 मार्क्स पूछता है, तो 40 to 50 मार्क्स इसको अगर मैं अपने हिसाब से तिकरम लगाऊं, चूंकि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं हर वक्त अपना जुगाड़ लगा के चलता हूं। देखो, अगर 50 मार्क्स का पूछ रहा है तो पर मार्क्स 2 पेज मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 2 पेज का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उससे ज़्यादा का आपके पास अगर रहेगा तो उसको आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। याद करने की तो बात छोड़ो, याद नहीं रहेगा तो लेके क्या जाओगे। फिर आपको तो ये भी समझना है ना कि मुझे जितना और भी सब्जेक्ट है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर लेकर तो काम नहीं चलेगा ना, और 26 तरह के सब्जेक्ट हैं तो उसको भी तो पढ़ना है कि नहीं। तो मैक्स टू मैक्स 100, ठीक है, और ये 100 भी बहुत ज़्यादा है। मैं ट्राई करूँगा 75 to 80 पेज में ये सभी चीज़ों को कम करके आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना। और ये इम्पोर्टेंट हम कैसे निकालेंगे, सिलेबस, ठीक है, और PYQ, इससे हम ये देख लेंगे और एनालिसिस करके हम उसका ट्रेंड समझ लेंगे कि हमारा काम का क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि 70 to 80 पेज में आपका ये हो जाएगा। और अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे, मैं इसे ट्राई करूँगा कि 10 से 15 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कितना शेयर करते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और कितना लाइक करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, जो कि अभी हमने इसके ऊपर बात कर ही लिया कि आपके यूपीएससी सिलेबस में आता है और स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में आता होगा, तो हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि भाई साहब प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में तो एग्रीकल्चर है ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं है, वहाँ पे क्लियर है ही नहीं कि एग्रीकल्चर में क्या पूछा जा रहा है। देखो, हमने पीवाईक्यू को एनालिसिस किया और यहाँ से हमें जो समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, इसको आप बोल लो करेंट, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स से इसको अगर आप चाहो तो कवर कर सकते हो, बट ये मैं करेंट नहीं मानता, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इशू है, वो बार बार लगातार इशू चलते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो है, जो समझ में आया कि कल्टीवेशन से पूछता है, टाइप ऑफ फार्मिंग जो तकरीबन 10 तरह की है, ये 10 टाइप्स की है, मैं आगे बात करूँगा 10 टाइप्स की ये फार्मिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखे हैं बनता है। इरिगेशन प्रैक्टिस जो अभी हो रही है, तकरीबन नोट 9 टाइप्स की है इरिगेशन प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और सॉइल पे तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछे गए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। और यहाँ तक कि अगर आप जियोलॉजी, ठीक है, अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल है ना, तो यहाँ आप इसको बिना किए जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। सॉइल अगर नहीं करके जा रहे हो तो मतलब आप अपमान कर रहे हो एग्जाम का, समझ रहे हो। तो ये इसका वेटेज है। और मेंस में भी आप अगर सॉइल नहीं करके जा रहे हो तो अपमान कर रहे हो। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये जो सॉइल्स है वो ICAR, इसका क्लासिफिकेशन है 8 टाइप ऑफ सॉइल्स, टोटल जो इसको ग्रुप किया है। और इसका जो ICAR, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन
द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये पूरा उसका फुल फॉर्म है, तो इसलिए इसको प्यार से आयकर बोलते हैं, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा सॉइल्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है क्रॉप टाइप्स। ये टोटल 6 टाइप की है, और फिर उसके बाद इसको भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते। अगर छोड़ के गए तो फिर प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे, या फिर आप मेंस में भी। उसके बाद न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये तो आप जानते हो 1950s टू 1960 के बीच में आया था, ठीक है। और ये इसमें क्या आपको पता है इसमें हुआ क्या था? सोचो और नीचे कमेंट करो अगर आपको पता है। वीडियो पॉज कर दो, कमेंट करो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्वेश्चन ये है, ठीक है, कमेंट करो। चलो मैं बताता हूँ, अगर आपने कमेंट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो क्या हुआ कि हमने हाई यील्डिंग, ठीक है, क्रॉप्स ढूंढा, ठीक है। और ये जो क्रॉप्स थी ना, ये एक ऐसे छोटा सा खेत है यहाँ पे, और इसमें आप बोलो कि 10 kg ये इसमें वो अनाज उपजता था। जब हमने इसका यूज किया ना, हाई यील्डिंग क्रॉप्स, तो ये 10 kg से ये अचानक से बढ़ गया, ठीक है, और ये 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स ये बढ़ गया। 100 kg हमने यहाँ पे उपज करी। तो इसमें 100 kg उपज के लिए इशू क्या था? प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें जब आपको ज़्यादा उपज चाहिए तो ज़्यादा वाटर देना पड़ा, पेस्टिसाइड ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है, और फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे देना पड़ा अधिक उपज के लिए। तो इससे प्रॉब्लम यहाँ खड़ा हुई। देखो इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि हमने वाटर ज़्यादा दिया, अधिक मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ी, पेस्टिसाइड ज़्यादा दिया, उसके बाद फर्टिलाइज़र भी हमें ज़्यादा ही दी। तो क्या हुआ कि सॉइल की प्रॉपर्टी थी ना, वो अचानक से चेंज होनी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे जो हमारा उत्पादन था 100 kg वो घटना स्टार्ट हुआ, और वहाँ की जो सॉइल है ना वो खराब होनी स्टार्ट हो गई, और एक टाइम के बाद उपज बहुत 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 कम हो गया, और बहुत ज़्यादा खाद पानी और एक तरह से कह लो कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, कीटनाशक देने के बाद उपज हो पा रही थी। तो ये मेन इशू है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। तो अभी हमें एक नए रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, इसी वजह से यहाँ मैंने लिखा है कि न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आपको ये पूरे चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये मामला क्या था, और हाई यील्डिंग क्रॉप्स के साथ, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ और हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो हमें दिखा वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसी का एक कह लो पार्ट है कि हमने नई नई चीज़ों के ऊपर अनुसंधान किया, और जैसे कि आप हाइब्रिड बीज हमने यहाँ पे बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी टर्म है आपको ये करंट अफेयर से समझना पड़ेगा, और आपको थोड़ा बहुत गूगल सर्च भी करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्लाइमेट रेसिस्टेंट एग्रीकल्चर, ये हम यहाँ पे इसके बारे में भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछ रखा है, तो इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, किस तरह से हम इसको सस्टेन कर पाएँ, वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप चाहो ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर लेना, इसको भी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर लेना, और इसको भी, ठीक है। ये तीनों मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर लेना, और इसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना, और मेंस भी कभी कभी वो आप आइडिया दे सकते हो कि फलाना कमीशन ने ऐसा बोला, या इस स्कीम में ऐसा है, ठीक है। तो गुड, जब आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी होगी गवर्नमेंट की कि इस स्कीम से पॉजिटिव क्या है, तो ये आप यहाँ पे टिप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो है फार्मिंग, इसके लिए आप प्रीलिम्स के ओरिएंटेड रखो, और आप अगर चाहो तो मेंस के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। ये स्पेशली प्रीलिम्स है। इरिगेशन प्रैक्टिस किस तरह से हो रही है, और ये सॉइल टाइप, ये आप प्रीलिम्स रखो, जो कि मैंने पहले ही बात करा है, मेंस रखो, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे भी रख लेना, टिक मारना वहाँ पे। क्रॉप टाइप, ये इसको आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखो और मेंस ओरिएंटेड भी, और ये कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। और फिर इसको आप वे फॉरवर्ड के रूप में रखना, कि कहीं पर आपको टिप ना हो कि इससे ये प्रॉब्लम है तो हम क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पे इसको टिप सकते हो, मेंस ओरिएंटेड रखो,
ठीक है। कभी कभी आप इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी एक दो फैक्ट रट लेना, बाद में हम इसके ऊपर जब बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, तो चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितना है। देखो ये टोटल जो मैंने बोला था ना कि टोटल 10 है, तो यहाँ देखो ये पूरा नाम दे रखा है, आपको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये कात्या शर्मा, ठीक है, ये पूरा नाम सर्च करना कात्या शर्मा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वही नाम है, टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ मिल जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा इसको एक कंबाइन करके एक जगह डालने का कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है, टोटल लिस्ट दे दूंगा। और इसमें जो कंटेंट होंगे वो बाद में जब हम इसके ऊपर वीडियो लाएंगे तो तब का तब देखेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। टोटल देख लेना, ये इसमें सारा सिलेबस दे रखा है, टाइप ऑफ फार्मिंग कितना है। उसके बाद इरिगेशन प्रैक्टिस जो इंडिया में हो रही है, ठीक है, आप कैसे पानी पटाते हो, ठीक है, किस तरह से सिंचाई करते हो, तो वो टोटल जो है ना वो 9 है, यहाँ मैंने लिख रखा है। और इसका जो मतलब आप कह लो कि एक आपको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसे पेज, एक पेज में लिखो कि देखो इंडिया में इसका नॉर्थ साइड में जो बिहार वाला साइड है, यहाँ पे हम किस तरह से सिंचाई करते हैं, और इधर यूपी में किस तरह से करते हैं, और वही सेम असम में किस तरह से होता है। तो इस तरह से अगर आपने एक फाइल में वो चीज़ें लिख रखी है तो वो आसान हो जाता है समझने में, ठीक है। तो ये मैंने कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना, हम आपको ये भेज देंगे। एक पेज में वो पूरे ऑल स्टेट का मैंने बना के रखा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सॉइल टाइप इंडिया। देखो ये 8 तरह का है, 8 सॉइल टाइप है, और इसको ICAR, ठीक है, आई कार्ड का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे रियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल पे तो क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। डेजर्ट, माउंटेन सॉइल देख लो, ये पूरा 8 है, इसमें रट मारना, और हो सके तो 4 लाइन, ठीक है ना, 4 लाइन मैक्सिमम, 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन का वो पॉइंट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लिख के रख लेना कि इसमें क्या है, और अगर हो सके तो वर्सेस लिख लेना, ठीक है। यस, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में और ये दोनों में, इस तरह से आप डिफरेंस ढूंढ लेना, और ऐसे एक पेज में ऐसे बनाना खा, ठीक है। और यहाँ लिखना कि डिफरेंस, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव लिखो, निगेटिव लिखो, इसमें कौन सा मिनरल्स है, ठीक है, वो लिखो, और इस तरह से इसे खींचते चले जाना। और इसमें सॉइल लिखो कि ब्लैक सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल है, इस तरह से लिखते जाना, और उसमें पूरा एक पेज में कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा माथा मत खराब करना, नहीं होता है तो हम लोग तो हैं ही, ठीक है, कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्रॉप टाइप, ये टोटल 6 तरह की क्रॉप टाइप है, यहाँ मैंने लिख दिया है। आप देखो फूड क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं वो देखो, आप गूगल सर्च करो, फीड क्रॉप्स क्या है, फाइबर क्रॉप्स क्या है, ऑयल क्रॉप्स क्या है, ठीक है। ये इस तरह से आप गूगल सर्च करो, और उसमें 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है उसको टीपते जाओ, और बाद में हम लोग तो हैं ही, आपको वो चीज़ें कंसाइज करके और एक जगह ऐसे PDF में वो सारा कुछ करके दे ही देंगे, ठीक है। चलो अब मेंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स का सिलेबस था, मेंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल देखो मेजर क्रॉप्स क्या है, क्रॉप पैटर्न क्या है, ये मेजर क्रॉप्स दिया है, इस हेडिंग है, और इसमें क्रॉप पैटर्न बता दो भाई, ठीक है, अभी हमने बात करी थी ना। उसके बाद पूछ रहा है कि टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के ऊपर भी हमने प्रीलिम्स के लिए ये देखा था कि ये प्रीलिम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम किस तरह से है वो, अब देखो ये मैं यहाँ क्या करूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको मिटाया, देखो यहाँ आप देखो ये स्टोरेज है, ये जो, और फिर इस ट्रांसपोर्ट है, मार्केटिंग, और फिर क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा है सो रिलेटेड जो, और उसके बाद और कोई है इशू है, ठीक है। अब ये इस चीज़ को समझो, देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो गेहूँ की उपज हुई है। अब मान लो कि ये मेरा ही खेत है, और इसमें मैंने अपने यूज से बहुत ज़्यादा खेती करी और बहुत ज़्यादा उपज हो गया, तो मुझे जितना उसका खर्च है तो वो तो मैं रख लूँगा, ठीक है। अगर मान लो कि 200 kg मेरा टोटल खर्च है, और यहाँ पे जो उपज हुई है वो 2000 kg है, ठीक है। तो ये टोटल जो 1800 kg गेहूँ है, इसको मैं क्या करूँगा, मुझे और भी तो खर्चे हैं ना भाई, खर्चे हैं कि नहीं, तो और जो खर्चे हैं वो कहाँ से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे। मेरा तो प्राइमरी काम यही है ना, एग्रीकल्चर का काम है, तो सारा खर्चा तो मुझे यहीं से निकालना है ना। तो ये जो 1800 kg गेहूँ बचा है उसको मैं क्या करूँगा, या तो उसको ऊंचे दाम पे बेचने का ट्राई करूँगा, अगर अभी मान लो अभी करेंट में अगर बिक रहा है, ठीक है, करेंट में अगर सही रेट है तो मैं उस टाइम बेच लूँगा,
अगर सही रेट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इंतजार करूँगा। इंतजार करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको सही सलामत रखना चाहिए। रखने के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, स्टोरेज। एक अच्छा स्टोरेज चाहिए। अब ऐसा स्टोरेज ना हो कि यहाँ ऐसे घर में रखा और यहाँ से चूहे जा रहे हैं और गेहूँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसा स्टोरेज नहीं, एक अच्छा ढंग का स्टोरेज होना चाहिए। तो अपने पास तो ऐसा बहुत सारा स्टोरेज है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि हमने 2000 में जो गेहूँ खरीदी थी और अभी 2023 चल रहा है और सेम गेहूँ पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में। अभी प्रधानमंत्री जी चलवा रहे हैं ना 5 kg पर हेड, वो फ्री वाला। तो वो कहाँ से दे रहे हैं, वो यही गेहूँ है ना जो उन्होंने परचेज कर रखा है और वही सेम चीज़ें सेल हो रही है, अभी फ्री में दिया जा रहा है। तो ये स्टोरेज अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम है। कहीं कहीं ऐसा आपको न्यूज़ में देखने को आता है कि वहाँ पानी में डूब गया। तो ये एक समस्या है, इशू। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि स्टोरेज के साथ ये भी इशू है। उसके बाद अगर मान लो कभी सेम, ये जो अभी मैंने बोला ना कि करेंट रेट अगर सही है तो मैं अभी भी बेच दूंगा। तो करेंट रेट सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा भाई। देखो मेरे नियर में जो मार्केट है वहाँ पे ये जो गेहूँ है वो 2 रुपीज़ kg बिक रहा है, और इधर थोड़ा हटके जो मार्केट है वहाँ 10 रुपये kg बिक रहा है। तो मैं यहाँ तो नहीं बेचूंगा ना, टोटल मेरा 1800 kg गेहूँ है, वो मैं यहाँ तो नहीं बेचूंगा, लॉस हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मार्केट में आके बेचूंगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ से उठा के मेरे घर से यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाने के लिए, ये जो मार्केट है यहाँ पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब मान लो कि सभी गेहूं की ही खेती कर रहा है तो बहुत ज़्यादा गेहूं हो जाएंगे मार्केट में और उसकी खपत नहीं होगी। और क्या होगा कि दाल या चावल या फिर और जो भी चीज़ें हैं खाने लायक, बाजरा हो गया, तो ये सब चीज़ों का लोग को पता भी नहीं है कि इसको भी खाते हैं। मान लो कि अगर नहीं पता है तो क्या होगा, उसका डिमांड खत्म हो जाएगा। डिमांड खत्म हो जाएगा तो लोग उसका उपज बंद कर देंगे। तो इस वजह से क्या है, अभी किसका जरूरत पड़ता है, मार्केटिंग का। कि बताओ कि देखो बाजरा खाने से आपको फायदा होगा, आपकी हड्डी मजबूत होगी, आपका दिमाग तेज होगा। ये चीजें आप उसको बताओ, मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखोगे फ्लिपकार्ट में सेल लगता है ना, तो बता देते हैं कि भाई साहब हम 90% छूट पे दे रहे हैं। जब आप वहाँ पे जाके देखोगे ना तब पता चलेगा कि अरे 90% नहीं, ये तो पिछले महीने इसका 100 रुपीज़ था और इसमें इन्होंने 40% डिस्काउंट पे इसको बेच रहे हैं और अभी जो इसकी कीमत है ना 140 है। तो अभी भी 100 रुपीज़ में ही मिल रहा है ये। बट वो उस टाइम नहीं दिखेगा कि 140 थी अभी रेट आपको, तो उस टाइम लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही सस्ता सही मिल रहा है, 140 या 100 में ही तो मिल गया मुझे, 40% डिस्काउंट पे मिल गया। आपके दिमाग में ये रहेगा। तो मार्केटिंग से ही आपको पता चलेगा ना कि वो सामान का जो रेट है वो गिर गया या ये सामान मेरे लिए सही है। दोनों चीज़ें तो तभी पता चलेगी ना जब आप उस चीज़ को देखोगे। मार्केटिंग आपके दिमाग में भर जाती है कि ये आपके लिए सही है, बाजरा आप ले लो वो सही है, ब्रेड ले लो ये सही है, ठीक है। अब वो ब्राउन ब्रेड मेन जो चक्कर है ना, ब्राउन ब्रेड, ये एक ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ब्राउन ब्रेड वो भूरा कलर वाला, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। बट कंपनी बेच रही है, लोग खरीद रहे हैं, है कि नहीं। इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर बात नहीं करते, ब्रेड के ऊपर लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। लोग खींच रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो इशू है वो बता दो। ये तो मैंने हुई, इसके ऊपर तो बात कर ही लिया है। और टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ फार्मर्स, इसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा गूगल सर्च करो, ठीक है। कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो विकीपीडिया देखो, विकीपीडिया नहीं मिल रहा है तो फिर गूगल सर्च करो, कहीं से ढूंढ के निकालो। नेक्स्ट इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, सब्सिडी से रिलेटेड जो इशू है, ठीक है, वो बता दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या इशू है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों चाहिए, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता दो। फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, और ये रिवैम्पिंग ये बता दो। उसके बाद फिर देखो बफर स्टॉक के बारे में पूछा है, उसका इशू क्या है वो बता दो। फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन और इकोनॉमीज ऑफ एनिमल रियरिंग, इसके ऊपर भी बात करो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप आराम से करोगे चीज़ें समझ में आएगी। फूड प्रोसेसिंग
ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है इससे रिलेटेड जो भी आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो बता दो। यहाँ देखो, यहाँ पे एक फ्रेश बॉक्स में एप्पल भरा और उसको सेल कर दिया, ठीक है, या मीट भरा उसको बेच रहा है। अभी आप ये चीज़ ध्यान दिए होंगे कि देखो फिश, ठीक है ना, फिश, इसकी फिश भी आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, समझ रहे हो। ये जो है ना सप्लाई चेन के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से कह लो कि मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, कि आपको फिश मिल जा रही है, चिकन मिल रहा है, ठीक है, ये सभी ऑनलाइन मिल रहा है। आपने ऑर्डर करा और आपको 1 घंटे में एकदम पूरा फ्रेश आपको डिलीवर हो जाता है। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको ये फ्रेश मिल जाएंगे, और आप रिमोट एरिया में रहते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा। बट अभी वो ट्राई कर रहे हैं ना कि डिमांड के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर मान लो कि लोकल में भी अगर उसका डिमांड आना स्टार्ट हो गया तो फिर वो लोकल में भी सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज जो भी हैं इंडिया में, उसका इसको बता दो कि भाई वो फूड प्रोसेसिंग करते हैं। मान लो कि ऐसे एप्पल है, उसको अच्छे से प्रोसेस किया और उसमें पैकेजिंग करी या कोटिंग करी, ठीक है, उसको बाहर सेल करने के लिए भेजा। कोटिंग इसलिए की जाती है कि वो लंबे समय तक चीज़ें को प्रिजर्व रख सके, ठीक है, तो उसको सेल किया। तो ये इसमें क्या इशू है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल यूज कर रही है कि बहुत लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सके और वो डेंजरस हो, हेल्थ के लिए डेंजरस हो। तो ये इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्टिव से भी चीज़ों को देखना चाहिए। सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ें आप देखो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी आप ध्यान दो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करो। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और इस पर ट्राई करो कि 4 पेज में आप आराम से कर लो। मैक्सिमम 2 पेज में करोगे तो हो जाएंगे। टोटल अगर आप ट्राई करोगे ना खुद से नोट्स बनाने का, तो मुझे लगता है कि 25 पेज इनफ है। 25 पेज से 1 पेज ज़्यादा नहीं लगेगा मेंस का, ठीक है। मेंस का, ये मेंस के बारे में बता रहा हूँ, मेंस का 25 पेज से 1 पेज ज़्यादा नहीं लगना। अगर आप प्रीलिम्स और रिटन पढ़ा रहे हो 12 पेज, इसका 50% कर लो, 12.5, 12.5 यानी 13 पेज आप मान के चलो। 13 पेज में आपका ये पूरा सिलेबस निपट जाएगा, ठीक है। ट्राई करो खुद से करने का, नहीं हो रहा है तो हम लोग तो हैं ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और हम जैसे कि इसमें ये देखो कि इसमें आप शेयर करते हो, 1000 शेयर करो, और जैसे ही इसमें 100 लाइक्स हो जाएंगे हम नया वीडियो लेके आ जाएंगे। ट्राई करो 100 लाइक्स पहुंचाने का। वैसे आप 50 भी कर दोगे तो हम न्यू वीडियो लेके तो आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, शेयर करो, बहुत लोगों तक पहुंचाओ। अभी हम लोगों का वो रीच नहीं है। देखो सिलेबस यहाँ पे मैंने एक बार कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको क्या करूँ, मिटाऊँ? नहीं, रहने दो, ऐसे ही काम चल जाएगा। यहाँ इसका वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह सिलेबस आपको आ जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ से इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, अब सवाल आता है कि एग्रीकल्चर है क्या। हमने इतनी बकवास करी सिलेबस के ऊपर में, बात करी सिलेबस, सिलेबस बताया, वो भी प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। मेंस का सिलेबस हमने पूरा डिस्कस किया। तो अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर है क्या, बता दो भाई। एग्रीकल्चर क्या है? ऐसा तो नहीं है जैसे एक ट्रैक्टर लिया और यहाँ से जोतना स्टार्ट किया खेत को, वैसा ही है, और इसमें बीज डाल दिया, यही है ना एग्रीकल्चर। कुछ नया है क्या? आप ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जानते हो, बिल्कुल सही जानते हो। क्या करते हैं, ऐसा एक छोटा सा एक खेत है, ये मान लो खेत है, और हमने एक ट्रैक्टर यहाँ लिया और इसे जोतना स्टार्ट किया, अच्छे से मिट्टी की जुताई करी, और उसमें क्या किया, बीज डाल दिया और पानी डाल दिया। 2-3 दिन बाद पानी डाल दिया, बीज निकल गए, ठीक है। और अगर बीज नहीं निकल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और पानी डाला। ऐसे ही तो खेती करते हैं ना। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, हाँ, लैंग्वेज में। ये तो हमने मोटा मोटी समझने का प्रयास किया, अपने भाषा में आप खुद से समझ लेना कि कैसे खेती होती है। यहाँ पे देखो जो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर है क्या। देखो ये आर्ट एंड साइंस है, कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। तो ये आर्ट एंड साइंस है किसका, कल्टिवेटिंग द सॉइल, ये
मिट्टी को खुरेदना, ग्रोइंग क्रॉप्स, बीज पैदा कर रहे हैं आप खाने के लिए, जो आपको जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें आप उत्पादन करते हो वही एग्रीकल्चर है। ठीक है, चाहे आप चिकन का उत्पादन करो या फिर फिश का करो, ये सभी कल्टीवेशन में ही सॉरी ये सभी एग्रीकल्चर में ही आएंगे। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। ठीक है, खाने के लिए आपको जो चाहिए फीड, फाइबर, मेनी अदर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स, राइजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। देखो यहाँ पे एनिमल्स भी आ गया, प्लांट्स भी है, ठीक है, फूड है, फीड है, फाइबर्स है, ये सब चीज़ें जो है ये सभी एग्रीकल्चर कहलाती है। ठीक है, सीधा सीधी बात बोलो तो एग्रीकल्चर इसी को कहते हैं। चलो अब देख लेते हैं टाइमलाइन ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आए और एंशियंट टाइम से ही हमको एग्रीकल्चर आता ही नहीं था, ऐसा नहीं था। एंशियंट टाइम में भी हमें एग्रीकल्चर आता था। पहले क्या होता था, हम लोग पेड़ से फल तोड़ लिया और जो खा सकते थे वो खाया और उसको बाद के लिए वो मिट्टी के नीचे डाल के छोड़ दिया। तो अगर हमने उसको टाइम से पहले निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो वो अंकुरित होकर ऐसे बाहर निकल जाता था। एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा पेड़ ऐसे दिखता होगा। ठीक है, पत्तियाँ मैंने आई थिंक बना दी है। चलो, इस तरह का पेड़ कुछ दिखता होगा। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पेड़ कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनको जब ये समझ में आया कि हमें जस्ट सेकेंड ये पेड़ आना स्टार्ट हुआ, फिर उनको ये समझ में आ गया कि हम इसमें से भी फल तोड़ के रख सकते हैं और इसको भी खा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा छोटा सा जंगल है, उसको उन्होंने जलाया, पूरे जंगल को साफ किया अच्छे से जला के, और उसमें क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। और ये जो टाइम है ना 11,500 ईयर्स एगो का टाइम है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एक छोटे से खेत में खेती करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने उपजाया क्या। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वो क्या ग्रो कर रहे थे। देखो, ये जो टाइम है इसमें उन्होंने ग्रो किया रूट क्रॉप्स। ठीक है, इस चीज़ का उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया। पहला तो इन्होंने रूट क्रॉप्स ग्रो किया और दूसरा जो उन्होंने ग्रो किया है वो है सीरियल। ठीक है, CEREAL, सीरियल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ग्रो करी और उसके बाद उनको लगा कि चलो अब हम लोग जो है ना अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। बेस ऑन क्या है, फार्मिंग के ऊपर हम लोग आराम से जीवन बसर कर सकते हैं। अपना जो गुजारा है वो आराम से फार्मिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग हंटिंग कम भी कर देंगे तो अपन लोगों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये 10,100 जो आपको दिख रहा है ना, इस टाइम पे उन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले गोट, जिसको हम बाद में पका के खा सकते हैं, और फिर सीप, और फिर आप बोल रहे हो पिग बोलो, ठीक है, या फिर चिकन बोलो या कैटल, इन सब का वहाँ पे बोलो पालना स्टार्ट कर दिया कि चलो अब इसको हम अपने भोजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइम आता है यहाँ पे, ये जो टाइम है इसमें इन्होंने क्रॉप रोटेशन सीख लिया। अब ये सीखा कैसे, इसको थोड़ा सा समझो। देखो, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ 1150 में, ये एक छोटा सा खेत था। ठीक है, इसमें जो भी पेड़ लगे हैं उसको जलाया और उसमें नए पेड़ लगाए। ठीक है, तो टाइमिंग क्या हो रहा है कि एक ही तरह का उनको पेड़ लगाना रहा था कि चलो ये पेड़ लगाएंगे तो इसी से जो हमें निकल के आ जाएगा, रूट क्रॉप्स ही लगा रहे थे। तो इसमें जो फसल हो रही थी, अभी मान लो 10 केजी हुआ, तो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट सीजन में जब लगाएंगे तो ये 10 केजी से घट के 8 केजी हो गया, 6 केजी हो गया। इस तरह से कमते कमते एक टाइम में लगता था कि अरे इसमें से तो उपज ही नहीं हो रही, क्योंकि एक ही टाइप के क्रॉप्स लग रहे थे ना, तो उसके इस मिट्टी में जो भी उर्वरक क्षमता थी, ठीक है, जो मिनरल्स थे जो इस फूड के लिए चाहिए थे, वो सभी मिनरल्स उन्होंने धीरे धीरे खींच लिया और इस मिट्टी में वो मिनरल्स है ही नहीं। तो इस वजह से उपज
कम हो गई और एक समय में ख़त्म हो गई। फिर क्या किए उन्होंने, ये जो पार्ट्स है उसको छोड़ के यहाँ एक कोई छोटा सा जो यहाँ पे बगल में ही या थोड़ा दूर हट के बोलो जंगल है, तो उसको यहाँ पे वो फिर जलाए और फिर सेम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर सेम प्रोसेस वहाँ से भी स्टार्ट हो गई कि 10 हो रहा है, 8 6 4 आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, फिर वो नेक्स्ट पैलेस पे पहुँच गए। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जंगल जलाए जा रहे हैं और प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फिर कभी ऐसा हुआ होगा 1000 में यहाँ पे उनको लगा होगा कि चलो वापस से इस वाले में आते हैं, तब तक इसका जो मिनरल्स है वो वापस आ गया होगा, रिसाइकल आप बोलो, रिसाइकल हो गए होंगे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने खेती करी। फिर आप उनको इतना टाइम बाद यहाँ पे जाके उनको समझ में आया कि हम क्रॉप रोटेशन सीख गए कि नहीं, एक क्रॉप नहीं लगाएंगे, नहीं तो इस खेत की जो है लंका लग जाएगी। ठीक है, तो चेंज कर करके और वो यहाँ पे सीख गए कि हमें चेंज कर करके क्रॉप्स लगानी है। अब देखो ये 15 और 16 सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ गया। लोग अपने आप को बोल रहे थे कि मैं 30 मार खान हूँ। ठीक है, ये ट्रेडर्स निकल के आए, भाई हम तो 30 मार खाने हैं, अपन तो घूमेगा, ऐसा वाला सीन था। तो अपन जो घूमेगा, ये मान लो कि कोई इंडिया से है, तो इंडिया में मैंगो हो रहा है, मैंगो का पेड़ है, वो मैंगो का पेड़ लेके किधर गया, अफगानिस्तान गया, या फिर ईरान बोल लो। ठीक है, इधर गया, या फिर अफ्रीका बोलो, अफ्रीका पहुंचा। तो भाई साहब यहाँ इसकी तो सेल भी हुई। ठीक है, सेल किया, तो जो भी आम की गुठली है वहाँ से एक पेड़ निकला, तो यहाँ मैंगो का पेड़ नहीं था, यहाँ पे आ गया। अब ये भाई साहब बाहर वापस कहाँ आए, भारत आए। जब ये भारत वापस आए तो यहाँ से बोलो ऑरेंज का, ठीक है, ऑरेंज इंडिया में नहीं था, तो ऑरेंज का पेड़ वो यहाँ लेके आ गए, ऑरेंज लेके आए और यहाँ पे फिर बीज हुआ, फिर यहाँ पर भी वो ऑरेंज का पेड़ आ गया, तो लोग यहाँ ऑरेंज के बारे में भी जान गए। तो क्या हुआ कि जो फल या जो क्रॉप्स यहाँ नहीं थी वो यहाँ आ गई, और यहाँ वाली उठ के यहाँ गई, तो इंटरचेंजिंग हुआ हर जगह। आप बोलो कि पूरा ऑल वर्ल्ड में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई कि मेरे पास जो क्रॉप्स है वो मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारे पास जो है वो मेरे को दो, तो ये ऐसे चेंज हुआ। तो आप ये देखोगे कि रोज़ जो गुलाब है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान से आया था अपने पास, ईरान से बोलो, अफ़गानिस्तान ईरान जो भी बोलना है बोल लो, तो ये यहाँ इंडिया आया था और ये सेम इसी टाइम पे आया था। ठीक है, उसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी कहानी शुरू हुई है। इसको मैं क्या करूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है। चलो, अब 1950 और 1960 ये टाइम था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, हाई यील्डिंग क्रॉप्स सामने आई। जब हाई यील्डिंग क्रॉप्स आई तो फिर अचानक से लोगों की उपज बढ़ गई, इनकम बढ़ गया। ठीक है, अब इनके साथ इशू भी था कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पानी दो, फर्टिलाइज़र दो, ठीक है, पेस्टिसाइड दो, बहुत ज़्यादा कीड़े लगते थे। ठीक है, तो ये पंगा था क्रॉप्स के साथ। और एक टाइम के बाद क्या हुआ कि वाटर का शॉर्टेज आ गया, कि वाटर प्रॉब्लम आ गया, कि भाई आप तो पानी इतना ज़्यादा उसमें दे रहे हैं कि पानी ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है बोलो कि सामने आ गया। तो इससे रिलेटेड भी इशू दिखने शुरू हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा ये जो 1100 से और 10 600 15 सेंचुरी, और इसको अगर आप एक पूरा एक तस्वीर में देखो, तो देखो इस तरह से जंगल था। ठीक है, इसको उन्होंने आग लगाई, इस तरह का मैदान किया, फिर उसमें इन्होंने क्रॉप्स उगाई, और ये क्रॉप्स ऐसे हरियाली की जैसे घूम रही है। फिर उन्होंने इंटरचेंजिंग सीखा कि हमने वो क्रॉप रोटेशन सीख लिया कि हम चेंज कर करके लगाएंगे। और ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि यहाँ इधर गेहूँ लगा रखा है, इधर मक्का लगा रखा है, ऐसा। ठीक है, ये मक्का है, ये गेहूँ है, इधर धान बोलो, ठीक है, चावल बोलो। तो ये चीज़ें उन्होंने सीखी, और फिर इसको ये क्या आया, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और इस पर एक ऐसा इंडस्ट्री लगा दिया कि अरे ये ज़मीन मेरे को दे दे। वो बोलते थे ना कि ये हाथ मेरे को दे दे कातिया, तो वैसा ही है, ये ज़मीन मेरे को दे दे, ऐसा है। फिर इससे रिलेटेड आप देखो, पढ़ो अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स के पॉजिटिव साइड्स क्या है और निगेटिव्स क्या है। ठीक है, चलो, पूरी कहानी यहाँ ख़त्म हो रखी है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और अपने अपने सोशल मीडिया साइट पे भी शेयर करो। ठीक है,
अगर आपके कुछ विचार हैं तो अपने विचार ईमेल से मेल करो, कमेंट करो, ठीक है। टेलीग्राम पे लिखना चाहो टेलीग्राम पे लिखो, मेल लिखना चाहो मेल लिखो, सभी का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो PDF अभी जिस पे हमने पूरी सेशन चलाई है, इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम में दिख जाएंगे, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस तरह से मुस्कुराते रहिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बाय।